गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स अगेन। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, क्या चीज़, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स मीन्स जब आपने बहुत सारे सेल्स, जैसे मैंने आपको कल प्रीवियस वीडियो में दिखाया था एक सेल है, वैसे बहुत सारे सेल अगर आप सीरीज़ या पैरेलल में लगाते हो, जब आपकी ओवरऑल करंट कितनी फ्लो करेगी वो हमें बताना है। पहले हम लेते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम मान के चलते हैं, लेट देयर आर n number of cells each having EMF capital E and internal resistance small r। हमने बोला हमने कितने सेल्स लिए, जैसे मैंने आपको कल दिखाया था n नंबर ऑफ सेल्स लिए। हर एक सेल की EMF हमने क्या मानी, मीन्स वोल्टेज क्या मानी, E मानी, और उनकी हर एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है। अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो डायग्राम कैसे बन जाएगी आपकी, या क्या आपका एक सेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे सो ऑन करके ये nth सेल। इन सेल्स को हमने बाहर वायर के साथ अटैच किया है। इस वायर की अपनी रेजिस्टेंस है कैपिटल R। अब इसमें से कुछ करंट I फ्लो कर रही है, वही I वापस आएगी। हर एक सेल की EMF E है, हर एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। आपने पढ़ा है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज चेंज होती रहती है। तो वोल्टेज, ओवरऑल वोल्टेज कितनी होगी, नाउ the total voltage or EMF of the circuit is equals to, इन सबको ऐड करेंगे, E प्लस E प्लस E प्लस सो ऑन टू E। ये कितने बार ऐड करना है, n टाइम्स। n टाइम्स क्यों ऐड करूँगी, क्योंकि कितने सेल्स लगाए हैं, n सेल्स लगाए हैं, तो ये आ जाएगा NE। वोल्टेज आपको पता चल गई, टोटल वोल्टेज कितनी है। अब बात करते हैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, R टोटल। अब ये सीरीज़ में लगे हैं और हमने कल ही पढ़ा था, अगर रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगी हो तो सिंपली ऐड करते हैं, तो हम लिख देंगे R प्लस सो ऑन टू R। ये भी कितने टाइम्स ऐड करेंगे, n टाइम्स। क्यों n टाइम्स, क्योंकि सेल कितने लगे हैं, n लगे हैं, तो आ जाएगा NR। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपकी कितनी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट की कितनी थी, ये आपको सर्किट दिख रहा है, इसकी बाहर की रेजिस्टेंस मैंने क्या लेट की है, कैपिटल R, वो आ गई कैपिटल R। अब देखो ये सेल और ये बाहर वाली रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं, तो ओवरऑल पूरी रेजिस्टेंस कितनी बन जाएगी, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी, बाहर वाली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ऐड करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, NR। तो ये की आपकी टोटल रेजिस्टेंस, इसे इक्वेशन 1 मानते हैं, इसे इक्वेशन 2 मानते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बोलता है करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो हम अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यूज़ करें तो हमें पता है टोटल वोल्टेज कितनी है, NE, तो I इज इक्वल्स टू NE डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, इक्वेशन सेकंड से दिख रहा है, R प्लस NR। तो ये आ गई आपकी टोटल करंट की वैल्यू। अब इसके हैं दो स्पेशल केसेस, वो मैं यही लिख देती हूँ, स्पेशल केसेस। स्पेशल केस में फर्स्ट केस आ जाएगा, अगर हम मान के चलें NR की वैल्यू बहुत बड़ी हो कैपिटल R से, मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल जो है
वो बहुत बड़ी वैल्यू आए किससे, आउटर सर्किट की रेजिस्टेंस से। तो जो चीज़ बहुत छोटी होती है उसे हम फिज़िक्स में निगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बट याद रखना फिज़िक्स में हम वही टर्म्स छोड़ सकते हैं, छोटी टर्म जो किसी में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो रही है। मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली टर्म हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। फिज़िक्स में स्मॉल टर्म वही निगलेक्ट होती है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली स्मॉल टर्म हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। अब बात आ रही है, हम मान के चल रहे हैं ये कैपिटल आर छोटा है, इसे मैं इक्वेशन ए नाम दे देती हूँ। फिर आपकी इक्वेशन ए क्या बन जाएगी, I इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन आर, एन एन कैंसिल, देन I इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर। तब करंट कितनी होगी, EMF अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस। अब सेकेंड केस मान बोलता है इफ एन आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर, कह रहे हैं जो आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस है टोटल, उसकी वैल्यू बहुत छोटी है किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस को छोड़ देंगे, तो आपकी इक्वेशन ए क्या बन जाएगी, अगर इसी ए में पुट करूँ I इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन आर, तब आपकी करंट क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ सेल्स, जितने भी सेल्स लिए हैं, मल्टीप्लाई बाय EMF ऑफ ईच सेल डिवाइडेड बाय द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स का पूछा जाता है CBSE बोर्ड में भी एज वेल एज इन JK बोर्ड। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, या तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन पूछा जाएगा या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछा जाएगा। अब मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को रिवीजन करवा रही हूँ। इस क्वेश्चन में हमें था कि अगर आपके पास हमने क्या लिए, सेल्स लिए, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में सीरीज कॉम्बिनेशन लिया, कितने सेल्स लिए, n सेल्स लिए, हर एक सेल की अपनी एक EMF है, वो है E मीन्स वोल्टेज, बाहर वाले हर एक सेल की अपनी रेजिस्टेंस कितनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, और जो बाहर वायर्स के साथ इनको अटैचमेंट दी है उस वायर की रेजिस्टेंस कितनी है, कैपिटल R। आपको पता है सीरीज़ में वोल्टेज चेंज होती है, करंट सेम रहती है, तो करंट तो सेम रहेगी, तो आई गई आई ही वापस आई, वोल्टेज हर किसी की अपनी अपनी है, तो ओवरऑल वोल्टेज क्या होगी, सबको ऐड कर लेंगे। तो मैंने ओवरऑल वोल्टेज ऐड कर दी, कितने टाइम्स ऐड की, n टाइम्स। अब बात आती है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। सेल्स सीरीज़ में लगे हैं, सीरीज़ में लगने का मतलब हर एक सेल को हम क्या करेंगे, उसकी रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे। ये कल ही हमने रिवाइज किया था, तो ऐड किया तो आ गया NR। N कहाँ से आया बेटा, क्योंकि N आपने सेल्स लिए हुए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल R, वो मैंने डायरेक्ट लिख दी। अब हमें इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस बतानी है। सर्किट में ये सारे स्मॉल r और कैपिटल R सीरीज़ में लगे हैं। सीरीज़ क्या होता है, एक जहाँ से ख़त्म होता है दूसरा वहीं से स्टार्ट होता है। तो अगर ये सीरीज़ में लगे हैं तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। करंट के लिए फॉर्मूला था वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज मैंने इक्वेशन फर्स्ट से ली, रेजिस्टेंस इक्वेशन सेकंड से ली, डिवाइड कर लिया। फिर हमने स्पेशल केस लिए, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ी मानी, फिर दूसरे केस में इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ी मानी, और सिर्फ इक्वेशन ए में पुट की। इसी ग्राउंड्स पे अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, अब बात आती है आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लेट करते हैं, लेट अस कंसीडर m number of cells, each having internal resistance small r and EMF कैपिटल। हमने क्या किया, वहाँ मैंने n सेल्स लिए थे, यहाँ मैंने m सेल्स लिए। अगर मैं m सेल्स को किस में लगाती हूँ, पैरेलल में। पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने आपको समझाया था। पैरेलल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हर एक सेल डायरेक्टली किसके साथ अटैच होता है, बैटरी या फिर आउटर सर्किट के साथ। तो ये सेल डायरेक्टली अटैच है आउटर सर्किट के साथ, ये सेल डायरेक्टली अटैच है आउटर सर्किट के साथ, और ये सेल भी डायरेक्टली अटैच है आउटर सर्किट के साथ। आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ा है कि रेजिस्टेंस जो आपकी वोल्टेज होती है वो हर एक सेल में सेम रहती है, बट करंट चेंज होती रहती है। तो अब हमें पता है इस पूरे सेल में एक ही वोल्टेज है, और वो वोल्टेज क्या है, E। वही लिखते हैं, EMF और वोल्टेज ऑफ होल सर्किट, पूरे सर्किट की वोल्टेज कितनी होगी, E।
अब कई बच्चे बोलेंगे मैम यहाँ ई प्लस ई क्यों नहीं किया? बेटा ये पैरेलल में लगा है, पैरेलल में जो आउटर सर्किट की वोल्टेज होती है वही वोल्टेज आपके इंटरनल सर्किट की होती है। तो आउटर सर्किट की वोल्टेज ई है तो पूरे सर्किट की वोल्टेज ई ही रहेगी। क्यों ई रहेगी? अगर आप इन दो सर्किट को भूल जाओ, अगर आप इसी डायग्राम की बात करते हो, ये डायरेक्टली इसके साथ अटैच है तो इसमें जितनी वोल्टेज है वही वोल्टेज इसमें जा रही है। तो हमने लिख दी टोटल वोल्टेज कितनी है सर्किट की, कैपिटल ई। अब बात करते हैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल मीन्स अंदर वाली रेजिस्टेंस कितनी है। अंदर वाली रेजिस्टेंस हर एक की क्या है, स्मॉल आर है, बट किस में जोड़े हैं, सी पैरेलल में जोड़े हैं। अगर पैरेलल में ये अटैच किए हैं तो पैरेलल अटैचमेंट हमने कल पढ़ा था, तो उसका क्या लेना पड़ता है, रेसिप्रोकल। तो हम वही लेंगे 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R सो ऑन टू 1/R। ये कितने बार ऐड करूँगी, जितने सेल्स होंगे, और सेल कितने थे, m, तो लिखूँगी m टाइम्स। ये तो अब सिंपल मैथ्स है। तो 1/RP इज इक्वल टू m/R, क्योंकि m टाइम्स किया ऐड तो आ गया m/R। ये तो 1/RP की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, 1/RP की। मुझे RP की चाहिए वैल्यू, तो RP इज इक्वल्स टू R/M। ये टोटल रेजिस्टेंस किसकी आ गई, इंटरनल। अब आउटर रेजिस्टेंस कितनी है, आउटर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या ली थी हमने, कैपिटल R, तो वो लिख दी कैपिटल R। देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अब बाहर वाली रेजिस्टेंस भी पता चल गई, अंदर पूरे सेल्स की रेजिस्टेंस भी हमें पता चल गई। हमें पूरी डायग्राम की रेजिस्टेंस चाहिए। अगर हमें पूरी डायग्राम की रेजिस्टेंस चाहिए, उसे करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सा, अब देखिए ये सारे सेल्स किस में लगे थे, पैरेलल में, और ये बाहर एक वायर के साथ लगे, तो ये सेल्स की टोटल रेजिस्टेंस आ गई R/M। अगर इसी डायग्राम को मैं छोटी डायग्राम बनाऊंगी तो आपको डायग्राम कुछ इस तरह से नजर आएगी। दिख रही है, ये आपकी टोटल रेजिस्टेंस आ गई R/M, और ये बाहर की रेजिस्टेंस आ गई R। अब डायग्राम में देखें, R/M और R जो है वो किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में, क्योंकि जहाँ एक का एंड खत्म होता है दूसरे का वहीं से शुरू हो रहा है। तो ये ओवरऑल इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपस में कैसे जुड़े हैं, सीरीज में। अगर सीरीज में जुड़े हैं तो सिंपली ऐड करेंगे, तो R प्लस R/M। ये क्या आ गई आपकी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब वही ओम्स लॉ लगाएंगे, तो करंट का फॉर्मूला था वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो हमें दिख रही है वोल्टेज इक्वेशन 1 में क्या है, E है, रेजिस्टेंस कितनी है, कैपिटल R बाय स्मॉल r/m। इसी को लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू E/mr प्लस R/m। मैंने एलसीएम ले लिया m को, मल्टीप्लाई किया r के साथ, इसी को लिख सकते हैं me/mr प्लस r। ये m न्यूमरेटर में चला गया तो वो e के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये आपका आंसर आ गया ओवरऑल। दिस इज योर इक्वेशन ए। अब इसी में स्पेशल केसेस डालेंगे। पहला स्पेशल केस क्या है, ये आ गया स्पेशल केसेस। स्पेशल केस में पहला केस क्या आ गया, अगर मान के चलते हैं बाहर वाली रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो इस R को छोड़ सकते हैं, तो छोड़ेंगे तो इक्वेशन ए क्या बन जाएगी, I इज इक्वल्स टू me/mr, mm कैंसिल, देन E/R। सेकेंड केस इसका उल्टा, इफ R जो है बहुत छोटा है स्मॉल r से, तो इस R वाली टर्म को छोड़ देंगे, देन I इज इक्वल्स टू me/r। तब आपका ये रिजल्टेंट है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये एग्जाम में ज़रूर एक बार पूछें। पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम बच्चों को सिर्फ ये आती है, वो ईएमएफ को ऐड कर लेते हैं। बेटा याद रखिएगा, प्रीवियस वीडियो देख लेना, उस वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है, वही वोल्टेज होती है जो बाहर सर्किट की होती है। तो सर्किट की वोल्टेज ई है तो ओवरऑल वोल्टेज भी ई ही रहेगी पैरेलल कॉम्बिनेशन।
और इसमें दूसरा डाउट बच्चों को क्या आता है, ये डाउट क्लियर हो जाता है, 1/RP है, सबका रेसिप्रोकल लेके किया, फिर इसका रिवर्स क्यों किया, क्योंकि ये 1/RP की वैल्यू है, आपको RP चाहिए, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन चाहिए, तो आपने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। लेकिन हमें सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें आउटर सर्किट की रेजिस्टेंस ऐड करके चाहिए। अगर इन सभी सेल्स को कंबाइन करके ये रेजिस्टेंस बनती है तो मैंने एक रेजिस्टेंस बना दी और बाहर वाला सर्किट वैसे ही रखा। अब इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो ये एंड टू एंड अटैचमेंट है, जहाँ एक खत्म हुआ दूसरा वहीं से शुरू हो रहा है, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। तो ओवरऑल जो आपकी रेजिस्टेंस है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज योर किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है ये किरचॉफ्स लॉ? किरचॉफ्स लॉ हमें स्टडी इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये हमें वोल्टेज करंट का ही रिलेशन बताता है, वो तो हमें ओम्स लॉ भी बताता था, फिर हमें किरचॉफ्स लॉ क्यों पढ़ना पड़ा? किरचॉफ्स लॉ हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि किरचॉफ्स लॉ जो है वो हमें हेल्प करता है करंट या वोल्टेज की वैल्यू निकालने के लिए कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में। जिन सर्किट में 3-4 रेजिस्टेंसेस लगी हैं, 2-3 बैटरीज लगी हैं, तब उन सर्किट्स में कितनी करंट फ्लो कर रही है, कितनी वोल्टेज है, उन सर्किट्स को हम ओम्स लॉ जो डायरेक्ट था V = IR, वहाँ से हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप घर की वायर्स को ओपन करें तो कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है, कितनी वायर्स जा रही हैं, अगर उन वायर्स में हमें करंट निकालनी हो तो हम ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। ओम्स लॉ वही अप्लाई होगा जो डे टू डे लाइफ के सिंपल सर्किट्स हैं। जिन सर्किट में 3 या 3 से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस लगी हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कंडक्टर्स लगे हैं, या 2 या 2 से ज़्यादा आपकी बैटरीज लगी हैं, उन सर्किट में अगर हमें करंट या वोल्टेज की वैल्यू डिटरमाइन करनी हो तो हम कौन सा लॉ लगाते हैं, किरचॉफ्स लॉ। अब किरचॉफ्स लॉ हमें, दिस मीन्स किरचॉफ्स लॉ हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज as well as current in case of complicated circuits in which Ohm's law is not applicable। वही लिखा मैंने, हमें किरचॉफ्स लॉ हेल्प करता है वोल्टेज और करंट निकालने पे किस केसेस में, जहाँ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। कॉम्प्लिकेटेड कहने का मतलब वो सर्किट्स जिन सर्किट्स में बैटरीज ज़्यादा लगी हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लगी हैं, आपके रेजिस्टेंसेस ज़्यादा लगे हैं, आपकी EMF ज़्यादा लगी हैं, उन सर्किट्स को हम किरचॉफ्स लॉ से डिटरमाइन करें। किरचॉफ्स के कितने लॉ हैं, 2 लॉ हैं। उन 2 लॉज को पढ़ने के लिए पहले आपको ये 2 डेफिनेशन समझने पड़ेंगे, क्योंकि वो लॉज में यूज़ होती हैं, तो वहाँ आप मीनिंग नहीं लिखोगे, वो आप सिर्फ प्रॉपर वर्ड लिखोगे, बट उनका मीनिंग क्या है वो आप सुने। पहला है जंक्शन और दूसरा है लूप। अब बात आती है जंक्शन क्या है और लूप क्या है। जंक्शन क्या होता है, ये वो जगह होती है, वो पॉइंट होता है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा कंडक्टर्स मिल रहे होते हैं, जुड़ रहे होते हैं, कनेक्ट हो रहे होते हैं। अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ, रेलवे में आपने जंक्शन सुना होगा वर्ड, हम वो वाले जंक्शन में जा रहे हैं रेलवे ट्रैक्स में, तो जंक्शन क्या होता है, जहाँ पर एक स्टेशन और दूसरा स्टेशन मिल रहा होता है, जुड़ रहा होता है, उसे जंक्शन बोलते हैं। तो अगर हम सर्किट्स की बात करें, करंट के, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो जंक्शन वो जगह है, वो पॉइंट है जहाँ पर आपके 2 कंडक्टर्स मिल रहे हैं, एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। कंडक्टर्स कहने का मतलब जिन सर्किट्स में आपकी करंट या वोल्टेज फ्लो कर रही है। अब बात आती है आपके जंक्शन लेमैन की लैंग्वेज में समझने के लिए। अगर मैं आपके 2 या 3 सेल्स लेती हूँ, हर एक सेल कंडक्टर का काम कर रहा है। अब वो सेल जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, एक सेल, वैसे मान लेते हैं ये एक सेल है,
ये दूसरा सेल है, ये दोनों यहाँ पर ज्वाइन है किसी एक वायर से, तो वो वायर किसका काम करेगी, जंक्शन का। तो जंक्शन क्या है, दीज आर दोज रीजन्स और पॉइंट्स वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर कनेक्टेड। आप समझ आ गया। नेक्स्ट है लूप। लूप होता है बंद रास्ता, क्लोज्ड सर्किट। एक ऐसा सर्किट, एक ऐसी डायग्राम जिसमें आपका कंडक्टर हो, बहुत सारी चीज़ें लगी हैं, बट उसमें करंट क्या चल रही है, बंद रास्ते में चल रही है, उसे हम बोलते हैं लूप। लूप इज दैट इन which the current moves in a closed circuit। अब मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ लूप कहने का क्या मतलब है। लूप कहने का मतलब है, जैसे आपका ये सर्किट है, ये मैंने कुछ लगा दिया, ये मैंने रेजिस्टेंस लगा दी, ये मेरा बल्ब आ गया, ठीक है, ये आपकी बैटरी आ गई, ये आपकी की आ गई। अभी ये सर्किट ओपन है, क्योंकि देखो यहाँ से अभी कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है, इसे बोलते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मीन्स ऑफ सर्किट, ऑफ, स्विच ऑफ है अभी। स्विच ऑफ कहने का मतलब अभी इसमें करंट फ्लो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ से अभी कनेक्शन खुला हुआ है, इसे बोलते हैं ओपन सर्किट। अगर इसी कनेक्शन को मैं बंद कर दूँ तो ये कौन सा सर्किट बन गया, जब ये बंद हो गया तो इसे बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट या फिर ऑन पोजीशन। आपने स्विच ऑन कर दी, जैसे इसे ऑन करोगे तो करंट फ्लो करेगी, यहाँ से जाएगी और यहाँ पर आके रुक जाएगी। तो करंट कहाँ गई, एक रास्ते से शुरू हुई और यहाँ आके ख़त्म हो गई। पूरा बंद रास्ता है, अब वो रास्ता ट्रायंगल की शेप में हो, रेक्टेंगल की शेप में हो, स्क्वायर हो, किसी भी शेप में हो सकता है। यहाँ तो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, आपका स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, शेप कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। जंक्शन क्या था, वो जगह थी जहाँ दो या दो से ज़्यादा कंडक्टर्स कनेक्ट होते हैं, मीट होते हैं, मिलते हैं। और आपका लूप क्या था, लूप वो जगह है MWT। लूप वो चीज़ है जिसमें आपकी करंट एक बंद रास्ते पे घूम रही होती है, क्लोज्ड पाथ पे घूम रही होती है। ये क्रिचॉल्स लॉ को समझने के लिए दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब क्रिचॉल्स गिव टू लॉज, इसने दो लॉज दिए थे। पहले को बोलते हैं क्रिचॉल्स फर्स्ट लॉ, और इसका दूसरा नाम जो है, सेकंड नेम जो इसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं करंट लॉ और जंक्शन लॉ। ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं। बहुत बार ये 1 मार्क्स में पूछा भी जाता है। क्रिचॉल्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज करंट लॉ और जंक्शन लॉ। अब क्रिचॉल्स का फर्स्ट लॉ बोलता क्या है, अब ये बोलता है कि जंक्शन पर जितनी भी करंट आ रही है और जंक्शन से जितनी भी करंट जा रही है, मीन्स ओवरऑल करंट जो जंक्शन पे होगी वो हमेशा ज़ीरो होगी। अगर एक आम आदमी की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, रेलवे स्टेशन पे जो जंक्शन आते हैं, मीटिंग पॉइंट आते हैं, उन मीटिंग पॉइंट्स में जितने लोग एंटर कर रहे हैं उतने ही उसको छोड़ के जाएंगे। मीन्स ओवरऑल वहाँ पॉपुलेशन क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। वही यहाँ जंक्शन में बोला जाता है कि एक पॉइंट पर जितनी करंट आ रही है उतनी ही करंट वहाँ से चली जाएगी, छोड़ के जाएगी। तो ओवरऑल करंट कितनी होगी उस पॉइंट पे, ज़ीरो। तो ये लॉ बोलता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल करंट meeting at a junction is always ज़ीरो। मीन्स एक पॉइंट पे टोटल करंट जितनी भी होगी वो हमेशा ज़ीरो होगी। तो टोटल करंट मीन्स समेशन ऐड
करंट जो होगी वो हमेशा ज़ीरो होगी। अब ये करंट के बारे में नॉलेज दे रहा है, इसलिए इसको करंट लॉ बोलते हैं। जंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके स्टेटमेंट में जंक्शन आ रहा है। अब इसके एक एग्जांपल से इसको डिफाइन करते हैं। अब आप डायग्राम में देखो, ये मैंने एक जंक्शन बनाया। ये एक पॉइंट है जहाँ ये करंट I1 एंटर कर रही है, I2 बाहर जा रही है, I3 फिर एंटर कर रही है, I4 फिर एंटर कर रही है और I5 बाहर जा रही है। दिस पॉइंट A एक्ट्स एज अ जंक्शन। ए पॉइंट किसकी तरह एक्ट कर रहा है? जंक्शन से, जहाँ पर करंट आ भी सकती है और जा भी सकती है। अब इसे पढ़ने के लिए एक साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन क्या है ये याद रखिएगा। द करंट लीविंग द जंक्शन is taken as negative while the current enters into the junction is taken as positive। क्या बोलता है? अगर करंट जंक्शन के बाहर जा रही है, निकल रही है, तब करंट आप नेगेटिव लेंगे। अगर करंट जंक्शन से अंदर की तरफ आ रही है, मींस पॉइंट जहाँ वो मीट कर रहे हैं उस पॉइंट के अंदर की तरफ आ रही है, तब आप उसे पॉजिटिव लेंगे। तो अब हम देखते हैं, लॉ बोलता था ओवरऑल करंट क्या होगी? ज़ीरो। ओवरऑल मीन्स सम। तो जो ये करंट कहाँ आ रही है? अंदर को आ रही है तो पॉजिटिव I1, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। I2 बाहर को जा रही है तो माइनस I2। तीसरी है अंदर आ रही है तो प्लस I3, I4 भी अंदर आ रही है तो प्लस I4, I5 बाहर जा रही है तो माइनस I5 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये ज़ीरो किसके बराबर कहाँ से लाया? लॉ बोलता है। लॉ बोलता है ओवरऑल करंट जंक्शन के पास जो होगी वो हमेशा ज़ीरो के बराबर होगी। अब इसी को मैं लिख सकती हूँ I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I5। मैंने प्लस वाली टर्म्स एक तरफ रखी और माइनस वाली टर्म्स में इक्वल्स टू के उस तरफ लेके गई। तो इससे क्या समझ आया? ये कौन सी करंट थी? करंट एंटर इनटू द सर्किट। ये वो करंट थी जो सर्किट के अंदर एंटर कर रही थी, इक्वल्स टू द करंट लीविंग द सर्किट। सर्किट की जगह आप जंक्शन वर्ड लिखेंगे वो ज़्यादा प्रॉपर होगा। यहाँ से पता चला हमें जितनी करंट एंटर कर रही है जंक्शन के वो हमेशा बराबर होगी जितनी करंट लीव कर रही है जंक्शन से। तभी इस लॉ की दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलती है? इस लॉ से ये मतलब निकलता है कि एक जंक्शन पे जितनी करंट अंदर आती है उतनी ही करंट उसे छोड़ के जाती है। ये यहाँ से पता चल गया। देख लो, I1 प्लस I3 प्लस I4 ये एंटर कर रही थी, ये हमेशा बराबर होगी जितनी छोड़ के जाएगी। मीन्स इन सबको ऐड करेंगे और इन दो को ऐड करेंगे, इन दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता था क्रिचॉल्स का? क्रिचॉल्स का फर्स्ट लॉ बोलता है एक जंक्शन पे जितनी करंट एंटर करती है उतनी ही लीव करती है, या हम बोल सकते हैं एक जंक्शन पे ओवरऑल करंट हमेशा क्या होती है? ज़ीरो होती है। क्योंकि जितनी आ रही है, अगर प्लस 10 आ रही है तो जा भी कितनी रही है? 10, पर किस में? माइनस में, क्योंकि जाने वाले के साथ माइनस लगाना है। तो ओवरऑल करंट कितनी हो गई? ज़ीरो। तो ये लॉ बोलता है एक मीटिंग पॉइंट पे टोटल करंट हमेशा ज़ीरो होती है। दिस मीन्स जितनी करंट आ रही है उतनी ही वहाँ से जा भी रही है। इस लॉ का नाम है क्रिचॉल्स फर्स्ट लॉ, या आप इसे बोल सकते हो करंट लॉ, या आप इसे बोल सकते हो जंक्शन लॉ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या नोट है इसका? दिस लॉ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस मीन्स चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। जितना चार्ज एंटर कर रहा है उतना ही उसे छोड़ के जा रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। तो हम इसे लिख सकते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q।
अब आप देख रहे हो करंट जितनी अंदर आ रही है उतनी बाहर जा रही है, दिस मीन्स करंट की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। अगर करंट कांस्टेंट तो दिस मीन्स चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा, तो तभी इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये चीज़ बहुत बार आपके प्रैक्टिकल में वाइवा में पूछी जाती है। अब आते हैं हम इसके सेकेंड लॉ पे, जिसे हम बोलते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ, लूप लॉ या फिर वोल्टेज लॉ। अब तो आपने आइडिया लगा लिया होगा इसे वोल्टेज लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज के बारे में आइडिया दे। लूप लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लॉ तभी एप्लीकेबल होगा अगर आपका सर्किट बंद सर्किट है, शेप जो मर्जी होगी। अब ये लॉ बोलता है कि एक बंद सर्किट के अंदर टोटल वोल्टेज जो होती है वो हमेशा ज़ीरो रहती है। टोटल मीन्स समेशन, वोल्टेज हमेशा ज़ीरो रहती है। बट बीच में मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि आपने पढ़ा है ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल्स टू आई आर, तो V की जगह मैंने आई आर लिखा, समेशन वैसा ही रहा। तो इस लॉ की दूसरी स्टेटमेंट बोलती है कि समेशन ऑफ, सम करेंगे ऐड करेंगे किस किस को, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टोटल करंट विद द टोटल रेजिस्टेंस, वो हमेशा ज़ीरो रहेगी। पर ये ज़ीरो तभी रहेगी अगर आपका सर्किट बंद सर्किट होगा। और ये लॉ बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये बोलता है एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। कहाँ से पता चला, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। वोल्टेज पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अगर आपने इक्वी पोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन याद होगी तो यहाँ से पता चलता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W। अगर आपकी वोल्टेज एक सर्किट में कांस्टेंट रह रही है, क्योंकि सर्किट क्लोज है तो जितना एंटर कर रही है वोल्टेज उतनी छोड़ के जा रही है। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो वर्क डन भी कांस्टेंट होगा, और वर्क डन हमें हेल्प करता है क्या डिटरमाइन करने में, एनर्जी। अब एनर्जी की टाइप अलग हो सकती है लेकिन हमें बताएगा क्या वर्क डन, एनर्जी। तो यहाँ से पता चलता है अगर वोल्टेज आपकी कांस्टेंट रह रही है तो एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। तभी ये लॉ बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।